जय हिंद। आज हम एक बहुत ही जरूरी कानूनी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, दान विलेख, जिसे अंग्रेजी में डीड ऑफ गिफ्ट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका मसौदा कैसे तैयार होता है। अच्छा, प्रॉपर्टी लॉ में ना अपनी कोई संपत्ति किसी अपने को, किसी प्रियजन को तोहफे में देना, ये तो बहुत आम बात है। पर सवाल ये उठता है कि इसे लीगली साउंड, मतलब कानूनी तौर पर एकदम पक्का कैसे किया जाए। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो है, नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण अचल संपत्ति का एक दान विलेख लिखिए। एंड फॉर आवर इंग्लिश मीडियम ऑडियंस, ड्राफ्ट अ डीड ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस दस्तावेज को कानूनी तौर पर बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए, किसी भी लीगल कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। तो हम भी यही करेंगे। हम दो अलग अलग कहानियों, दो केस स्टडीज के जरिए ये समझेंगे कि ये लीगल डॉक्यूमेंट असल में काम कैसे करता है। इससे न सारी चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो हमारी पहली कहानी, हमारा पहला केस स्टडी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक पति है जो अपनी पत्नी को एक घर तोहफे में दे रहा है। अब देखते हैं कि इसके लिए जो कानूनी दस्तावेज बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, किसी भी गिफ्ट डीड की शुरुआत होती है सवाल कौन से, मतलब तोहफा दे कौन रहा है। ये जो दस्तावेज है सबसे पहले उसी इंसान की पहचान पक्की करता है जो तोहफा दे रहा है। लीगल लैंग्वेज में हम उसे दानकर्ता या डोनर कहते हैं। और इसमें हर एक डिटेल, नाम, पिता का नाम, पता, सब कुछ एकदम साफ साफ लिखना कानूनी तौर पर बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। समझिए कि ये जो शुरुआती जानकारी है ना, ये पूरे दान विलेख की कानूनी नींव है, उसका फाउंडेशन है। ये दानकर्ता की पहचान को बिना किसी शक शुबे के इस्टेब्लिश कर देती है। इसमें साफ लिखा है, सर्वविदित है, मतलब टू ऑल टू हुम इट मे कंसर्न। फिर दानकर्ता कौन है, उनके पिता का नाम, वो कहाँ रहते हैं और ये डीड किस तारीख को लिखी जा रही है। ये सारी चीजें मिलके इस दस्तावेज को एक रॉक सॉलिड स्टार्ट देती हैं। ठीक है, तो कौन वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है क्या और क्यों पर, मतलब क्या दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। यहीं पर दान का असली मकसद और जो चीज दी जा रही है वो सामने आती है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये चार बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये प्रॉपर्टी की एकदम सटीक पहचान बताता है। मकान नंबर क्या है, मोहल्ला कौन सा है, सब कुछ। दूसरा, ये कंफर्म करता है कि दानकर्ता ही उसका असली मालिक है और उसे ये तोहफा देने का पूरा अधिकार है। तीसरा, ये बताता है कि तोहफा किसे मिल रहा है, यानी कि आदाता या डोनी कौन है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, ये वजह बताता है, स्वाभाविक स्नेह तथा प्रेम के कारण। ये लाइन बहुत क्रूशियल है। तो इस पहले केस स्टडी से क्या समझ आया? यही कि एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर भी दानकर्ता के इरादे और उसके एक्शन दोनों को एकदम साफ साफ दर्ज कर सकता है। और यही चीज इस तोहफे को लीगली सॉलिड बनाती है। वैसे अगर ये कानूनी विश्लेषण काम का लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और लीगल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे केस स्टडी की तरफ। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स हैं और एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट भी जुड़ा हुआ है। और ये हिस्सा ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एक डीड ऑफ गिफ्ट सिर्फ एक सूखा कानूनी दस्तावेज नहीं होता। ये तोहफे के पीछे की पूरी भावनात्मक कहानी भी बयां कर सकता है। और पता है, यही कहानी प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कंसेप्ट को साबित करती है, जिससे ये तोहफा लीगली और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर लव एंड अफेक्शन का केस कैसे बिल्ड किया गया है? देखिए, दस्तावेज में एकदम साफ साफ लिखा है कि दानकर्ता की अपनी कोई संतान नहीं है। जिसे तोहफा मिल रहा है वो उनकी सगी बहन का बेटा है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उसे बचपन से अपने पास रखकर पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। ये सारी बातें मिलकर दानकर्ता के गहरे लगाव को लीगली डिफेंसिबल, मतलब कानूनी तौर पर बचाव योग्य बना देती हैं। अब डीड अपने सबसे क्रूशियल पार्ट पर आती है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर को फॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा, बल्कि एक और बहुत जरूरी बात दर्ज की जा रही है। वो है एक्सेप्टेंस, यानी जिसे तोहफा मिला उसने उसे स्वीकार कर लिया है। ये स्वीकृति या एक्सेप्टेंस कानूनी तौर पर गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए बेहद जरूरी है। तो एक वैलिड गिफ्ट डीड के लिए ये तीन चीजें समझिए, नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला,
स्वेच्छा से, मतलब गिफ्ट अपनी मर्जी से दिया गया हो, बिना किसी दबाव के। दूसरा, प्रॉपर्टी हर प्रकार के भार से मुक्त हो, मतलब उस पर कोई लोन, कोई झगड़ा, कोई कानूनी पेच ना हो। और तीसरा, एक्सेप्टेंस बाय डोनी, यानी तोहफा पाने वाले ने उसे स्वीकार कर लिया हो। इन तीनों के बिना कोई भी डीड ऑफ गिफ्ट कानूनी तौर पर अधूरा माना जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है। प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स एक अलग लिस्ट, जिसे स्केड्यूल कहते हैं, उसमें क्यों दी गई है? भाई ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में कभी भी इस बात पर जरा भी कंफ्यूजन ना रहे कि असल में तोहफे में क्या क्या दिया गया था। अगर ये स्केड्यूल ना हो या इसमें कोई कमी हो तो इस डीड को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर हम इन दोनों डीड्स की तुलना करें तो एक बात साफ हो जाती है, मूल सिद्धांत, एक और प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं, लेकिन सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है उस हिसाब से डिटेल्स का लेवल बदल जाता है। जैसे पति पत्नी के बीच प्यार और स्नेह तो लीगली अज्यूम्ड है, माना जाता है, लेकिन भतीजे के मामले में उस रिश्ते की पूरी कहानी बतानी पड़ती है ताकि दान की वजह पर कोई सवाल ही न उठा सके। तो ठीक है, हमने दो कहानियां देख ली। अब इन दोनों से हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ मिलाकर किसी भी गिफ्ट डीड का एक एसेंशियल ब्लूप्रिंट, एक जरूरी खाका तैयार करते हैं। ये हैं वो 6 पिलर्स, वो 6 स्तंभ जिन पर कोई भी वैलिड गिफ्ट डीड टिका होता है। नंबर 1, दानकर्ता और आदाता, यानी डोनर और डोनी की साफ पहचान। नंबर 2, संपत्ति का पूरा और स्पष्ट विवरण। नंबर 3, दान देने का इरादा और स्नेह का कारण। नंबर 4, वो लीगल शब्द जो ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। नंबर 5, आदाता यानी डोनी द्वारा स्वीकृति। और आखिर में नंबर 6, गवाहों के सामने हस्ताक्षर। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस पूरे दस्तावेज का, इस पूरी कवायद का अंतिम उद्देश्य क्या है? एक डीड ऑफ गिफ्ट ये आपके स्नेह के एक कार्य को, एक एक्ट ऑफ अफेक्शन को ओनरशिप के एक ऐसे कानूनी ट्रांसफर में बदल देता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये दस्तावेज एक सर्टेनिटी लाता है, भविष्य में होने वाले झगड़ों को रोकता है और दानकर्ता की इच्छा को एक परमानेंट लीगल इफेक्ट देता है।